रिवाइज करा दूं मैं। लास्ट टर्न पर मैंने आप लोगों को डिपार्टमेंटेशन के बारे में बताया था और उसमें मैंने आप लोगों को डिपार्टमेंटेशन का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस, बेसिस फॉर डिपार्टमेंटेशन बताए थे। बेसिस फॉर डिपार्टमेंटेशन जो था वो हमारे 5 तरीके के निकल के आए थे। पहला क्या था? फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन। दूसरा डिविजनल स्ट्रक्चर। तीसरा मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। चौथा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। पांचवा नेटवर्क स्ट्रक्चर। यहां पर ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चर शब्द इस्तेमाल कर लें या डिपार्टमेंटेशन शब्द इस्तेमाल कर लें, दोनों का मतलब एक ही होता है, ढांचा। डिपार्टमेंटेशन और स्ट्रक्चर दोनों का मतलब क्या है? ढांचा। किस तरह का ढांचा हम खड़ा कर रहे हैं। आज हम लोग फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन के बारे में बात करेंगे। फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन, बेसिस फॉर डिपार्टमेंटेशन, ए फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन, ए ग्रुप फॉर्म्ड फॉर सिमिलर टास्क। यहां पर ध्यान दीजिए, डेफिनेशन में हमने क्या कहा? ए ग्रुप फॉर्म्ड फॉर सिमिलर टास्क, एक जैसे कामों के लिए अगर कोई ग्रुप बनाया गया है जिसको सिमिलर स्किल, एक जैसे कौशल, एक जैसे क्या कहते हैं उसको, क्वालिटी की जरूरत पड़ती है, तो आर रेफर्ड एज फंक्शनल डिपार्टमेंट। फंक्शनल डिपार्टमेंट तो यानी कि ऐसा डिपार्टमेंट जिसमें एक जैसा, ये कुछ खास शब्द है, ये एक जैसा, सिमिलर, एक जैसा काम करने वाले लोगों को एक ग्रुप में एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है। और इकट्ठा करने का क्राइटेरिया क्या होता है? सिमिलर स्किल, एक जैसे कौशल की जरूरत हो। तो हम ऐसे ग्रुप को, ऐसे समूह को हम क्या कहते हैं? फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन। फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन को हम यू फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। यू का मतलब यू से नहीं है, यहां पर यू का मतलब क्या है? यूनिटरी। यूनिटरी मतलब एक जैसा। तो दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज आल्सो नोन एज यू फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन, वेयर यू स्टैंड्स फॉर यूनिटरी। दिस टाइप ऑफ डिपार्टमेंटेशन इज द ओल्डेस्ट एंड चीपेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन की जो शुरुआत हुई वो इसी प्रकार के जो फॉर्म है उसके माध्यम से हुई और उसको इसी साधन के जरिए हमने इसको देखा है। अगर हम इसको एग्जाम्पल के जरिए समझना चाहें तो जरा देखिए कैसे होगा। कोई एक सीईओ होगा जिसके अंडर में मैनी डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। यहां पर मैंने एग्जांपल के तौर पर 4 डिपार्टमेंट्स दिखा दिए। चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसके नीचे काम कर रहा है चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, चीफ प्रोडक्शन ऑफिसर, चीफ एचआरएम ऑफिसर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। यहां पर गौर करने वाली बात क्या है? ये जो डिपार्टमेंट्स बने हैं, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, यहां पर स्किल क्या है सबका? माल बेचो, मार्केटिंग करो। फाइनेंस ऑफिसर, यहां पर सारे जितने भी लोग होंगे उनकी एक स्पेशलिटी होगी, अकाउंट्स, पैसे का कैसे मैनेजमेंट करना है, चीफ फाइनेंस ऑफिसर। प्रोडक्शन ऑफिसर, उत्पादन, यहां पर ये इसके अंदर सारे ऑफिसर जो होंगे वो कौन से होंगे? जो मैनेजमेंट देखेंगे किस चीज का? प्रोडक्शन का। एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सब लोग यहां पर क्या देखेंगे? ह्यूमन रिसोर्स को कैसे मैनेज करें। इन चारों डिपार्टमेंट्स का आपस में सीधा कोई लिंक नहीं है। ये चारों जुड़े हुए किसके माध्यम से हैं? सीईओ के माध्यम से, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के माध्यम से। चीफ मार्केटिंग ऑफिसर अपने नीचे अगेन 2, 4, 6, 8, 10 डिपार्टमेंट बना सकता है। फाइनेंस ऑफिसर अपने नीचे फिर से 10-20 डिपार्टमेंट बना सकता है। प्रोडक्शन ऑफिसर अपने नीचे फिर से डिपार्टमेंट बना सकता है। इसमें कोई तो दिक्कत नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से क्या है? चीफ मार्केटिंग ऑफिसर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सीईओ के लिए। फाइनेंस ऑफिसर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सीईओ के लिए। अगर मार्केटिंग ऑफिसर ये समझ रहा है कि बाजार में इस क्वालिटी का प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा बिकेगा, तो वो प्रोडक्शन ऑफिसर को सीधे नहीं बोलेगा, वो पहले सीईओ,
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को, उसको जाके बोलेगा सर बाजार में अब इस प्रोडक्ट की डिमांड है, अगर आप कुछ चीज समझें तो प्रोडक्शन ऑफिसर साहब को बोल दीजिए, वो आएंगे और अपने माल बना करके दे देंगे, हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। मतलब प्रत्यक्ष संबंध नहीं होगा, सब जुड़े हैं आपस में, लेकिन थ्रू सीईओ। दिस टाइप ऑफ फंक्शनलिटी इज नोन एज फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन। फायदे क्या हैं इसके? मेंटेन्स पावर एंड प्रेस्टिज, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जहां पे गौर से समझिएगा। मैं वापस पुरानी स्लाइड पर आ रहा हूं। सीईओ पूरे इसका कंपनी का मालिक, जो कुछ भी होना है सीईओ साहब की रजामंदगी से होना है। मालिक, इनका सम्मान, इनकी प्रेस्टीज बनी रहेगी। चीफ मार्केटिंग ऑफिसर के इसको आकर के नमस्कार करेगा, इसको आकर के अपनी जवाबदेही करेगा। चीफ मार्केटिंग ऑफिसर के नीचे जो लोग हैं वो सीईओ के पास डायरेक्ट नहीं जाएंगे, वो चीफ मार्केटिंग ऑफिसर के पास आएंगे। तो हर एक व्यक्ति, हर एक बॉस का अपना एक सम्मान, एक प्रेस्टीज और एक पावर, ये हमेशा मेंटेन रहेगी। दूसरा फायदा है इकोनॉमी ऑफ स्केल विद एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। साधन, ये साधन हर जगह सीमित होते हैं। रिसोर्सेज आर ऑलवेज लिमिटेड। आप कितने भी बड़े, कितने भी काबिल व्यक्ति क्यों ना बन जाए, कितनी भी बड़ी आपकी संस्था क्यों ना बन जाए, पूरी दुनिया आपके काबू में भी आ जाए, तब भी रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड रहेंगे, अनंत नहीं है, इनफाइनाइट नहीं है। इन रिसोर्सेज को यूज करने की जिम्मेदारी कह लीजिए, या हमें जो फायदा हो जाता है इस तरह के डिपार्टमेंटेशन में, हमें फायदा होता है कि रिसोर्सेज मैक्सिमम यूटिलाइज हो जाते हैं। कैसे? जिस रिसोर्स की जरूरत जिस डिपार्टमेंट को है केवल उसे दिया जाएगा। जैसे मैंने पहले भी बताया था, मान लीजिए फैक्ट्री के लोगों को बाहर जाकर के माल बेचना पड़ता है। अगर फैक्ट्री ने 10 स्कूटर, 10 मोटरसाइकिलें खरीदी हैं, तो वो किसको दी जानी चाहिए? 10-10 है ना, टोटल 20। तो ये किसको दी जानी चाहिए? मार्केटिंग डिपार्टमेंट को, क्योंकि उनको बाहर जाकर के बेचना पड़ता है, रिसोर्स लिमिटेड है, तो किसको दो? मार्केटिंग को दो। अगर फिर भी बच रहा है तो आप परचेज डिपार्टमेंट को दो, क्योंकि उनको भी कई बार बाहर जाकर के माल को देख करके आना पड़ता है। लेकिन अगर वहां पर 20 मोटरसाइकिलें दे रहे हैं तो परचेज में 2 मोटरसाइकिल पर्याप्त होंगी। तो रिसोर्सेज का आप एफिशिएंट यूज कर सकते हैं, इकोनॉमिक यूज कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी इन टास्क असाइनमेंट विद एक्सपर्टाइज एंड ट्रेनिंग, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। टास्क असाइनमेंट, काम सौंपना, विद एक्सपर्टाइज एंड ट्रेनिंग। अगर मुझे एज ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अपने नीचे के 15, 20, 25, 50 लोगों को उन्हीं से काम लेना है, और जो आ गया है वो 5-7 साल, 10 साल तक तो रहेगा नौकरी पर, तो उसी के साथ मुझे काम निकालना है। तो मैं क्या करूंगा? वो जो नया लड़का आया है, नया ट्रेनी आया है, उसको अपने डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको ट्रेनिंग दे करके उसका एक्सपर्ट बना दूंगा। इसमें सोचने वाली बात है। फायदा किसका है? फायदा संस्था का है। अगर वो व्यक्ति जिसे आपने काम सिखा दिया, पहले उस काम को 3 घंटे में करता था, क्योंकि आपने उसे ट्रेन कर दिया, उसको एक्सपर्टाइज कर दी है, उसको अच्छी तरह से काम सिखा दिया है, तो आपको आसानी क्या हो गई? काम देने में सुविधा। मिस्टर एक्स, ये लीजिए, ये काम जल्दी से जरा करके ले आइए। अब आपको बताने की जरूरत नहीं कि क्या करना है, कैसे करना है। तो आपने फाइल दी, उसने फाइल ली, फाइल लेने वाले को पता है उसे क्या करके लेके आना है, फाइल देने वाले को पता है उसने क्या चाहिए। तो टास्क असाइनमेंट विद एक्सपर्टाइज एंड ट्रेनिंग। संस्था को क्या फायदा हुआ? 3 घंटे का काम 1 घंटे में हो गया। आपको क्या फायदा हुआ? इस वर्कर के 2 घंटे आपको एक्स्ट्रा मिल गए, जिस पर आप अतिरिक्त काम करा सकते हैं। वर्कर को क्या फायदा हुआ? किसी प्रकार की कोई कन्फ्लिक्शन नहीं रही, डुप्लीकेसी ऑफ द वर्क खत्म हो गया। वो करके कुछ लाया, आपने कहा अरे ये क्या करके ले आए शर्मा जी, ये सब बेकार है, फाड़िए इसे, अब इसको ऐसे नहीं ऐसे करके लेके आइए। वो व्यक्ति दुखी होगा, उसको लगेगा मेरी मेहनत बेकार चली गई, तो वो इस चीज से बचेगा। बेटर क्वालिटी आउटकम, जैसे मैंने अभी बताया, चूंकि एक्सपर्ट होगा,
ट्रेनिंग होगी तो जो आउटकम आएगा, जो रिजल्ट्स निकलेंगे वो हमेशा बेटर क्वालिटी के निकलेंगे। बेटर टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्विंग मैकेनिज्म, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने बॉस, अपने सुप्रीम के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ होता है, एक चेन बनी हुई है। तो अगर मुझे कोई समस्या आ रही है और उसको लेकर के मैं सीधे हेड ऑफ द बॉस, सीईओ के पास पहुंच जाऊं, वो एक इश्यू बन जाएगा। रादर देन व्हाट वी डिड, हमने सीधे अपने बॉस को बोला, अपने इमीडिएट बॉस, सर ये प्रॉब्लम आ रही है, मशीन काम नहीं कर रही है, बताइए सर कैसे काम करें। बॉस उसको देख लेगा, उसका भी एक अनुभव है, वो अपने लेवल पे उस मशीन को सुधरवा सकता है। लेकिन अगर वो ये देखेगा भाई मेजर प्रॉब्लम है, तो वो अपने बॉस से बात करेगा। वहां पर उसकी अपनी एक हायर चाहिए, सर वो मशीन प्रॉब्लम कर रही है, नीचे जो वर्कर्स हैं उनका काम सफर कर रहा है, ओके देखता हूं। तो प्रॉब्लम अपने आप अपने लेवल पर धीरे धीरे सॉल्व होती चली जाती है। तो बेटर टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्विंग मैकेनिज्म बन जाता है एंड फैसिलिटेट्स टाइटर कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बाय चीफ एग्जीक्यूटिव। हर डिपार्टमेंट का कोई ना कोई चीफ एग्जीक्यूटिव होगा। तो गलती कहां पर है ये पिन पॉइंट की जा सकती है। नतीजा टाइटर कंट्रोल, बिल्कुल निश्चित रूप से आपका एक पूरा नियंत्रण रहेगा, आपका कोऑर्डिनेशन बना रहेगा, डिसिप्लिन बना रहेगा। तो फंक्शनल डिपार्टमेंट फैसिलिटेट्स टाइटर कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बाय चीफ एग्जीक्यूटिव्स। हर एक का इसका अपना बना रहेगा। ऐसा नहीं है इसके सब फायदे ही फायदे हैं, कुछ इसके डीमेरिट्स भी। यहां मैं गलत लिख गया हूं, इसको करेक्शन कर दीजिएगा, मेरिट्स नहीं ये डीमेरिट्स हैं। फोकस ऑन डिपार्टमेंट रादर देन कलेक्टिव गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये बड़ी प्रॉब्लम है। जब बात डिपार्टमेंट की आ जाती है तो कहीं ना कहीं प्रत्येक डिपार्टमेंट का हेड अपनी व्यक्तिगत पर्सनल रेपुटेशन और डिपार्टमेंट की प्रेस्टीज के प्रति ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है रादर देन कलेक्टिव गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। संस्था का हित कई बार उसमें सेकेंडरी हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सेल बढ़ानी है, इसके लिए बाय दिस वे और दैट वे कुछ भी उधार बेचना, बेच दो, पैसा वापस आएगा नहीं आएगा वो फाइनेंस वाला जाने, हमने तो बेच दिया। भाई बेच तो दिया, 100 रुपए की सेल हुई, इसमें 80 रुपए की सेल उधार है, जिसमें से 70 रुपए वापस ही नहीं आए। अगर टारगेट देखा जाए सेल्स डिपार्टमेंट टॉप, अरे क्या बात, आज इस साल इन्होंने 100 करोड़ की सेल कर दी। फाइनेंस डिपार्टमेंट रो रहा होगा, सर सेल तो हो गई लेकिन पैसा कहां है, ये जिनको माल बेच करके आ गए वो तो कहीं ढूंढे नहीं मिल रहे। तो कई बार क्या होता है, इस तरह की जो डिपार्टमेंटेशन है उसमें डिपार्टमेंट अपने ऊपर फोकस ज्यादा कर लेते हैं रादर देन कलेक्टिव गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड स्लो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो जाता है, निर्णय बहुत स्लो होता है। क्यों? मान लीजिए 4 लेवल हैं, सबसे नीचे वाला सीधे टॉप पर नहीं पहुंच सकता, नीचे वाला अपने से ऊपर, ऊपर वाला अपने से ऊपर, अपने, यानी कि हर एक व्यक्ति धीरे धीरे पूरी चेन चलेगी और उसमें डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस स्लो हो जाता है। एक्सपर्टाइज लिव्स इन नैरो फील्ड, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है। कोई व्यक्ति सेल्स डिपार्टमेंट में है जो कि कंप्यूटर भी जानता है, बहुत अच्छी एक्सेल शीट बना लेता है, बहुत अच्छा डाटा एनालिसिस करता है, क्या इस व्यक्ति के इस एक्सपर्टाइज का फायदा फाइनेंस डिपार्टमेंट को नहीं लेना चाहिए कि भाई आओ हमारे जरा चार्ट बनवा दो? लेकिन इस तरह के मैकेनिज्म में ऐसा नहीं होगा। ये व्यक्ति केवल सेल्स से रिलेटेड काम करेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट से इसको कोई मदद नहीं लेनी होगी। दिस इज ए बिग प्रॉब्लम। एक्सपर्टाइज लिव्स इन नैरो फील्ड, छोटे से दायरे के अंदर बंद करके रह जाती, बस यहीं पे करते रहो। डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट द रेस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर रिवॉर्ड एंड पेनल्टी। अभी देखिए, जब मैंने इसको फायदे बताए थे तो लास्ट में मैंने कहा था बेटर टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्विंग मैकेनिज्म एंड फैसिलिटेट्स टाइटर कंट्रोल एंड डिसिप्लिन। इसी चीज को मैं अब यहां कंट्रेरी कह रहा हूं, डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट द रेस्पॉन्सिबल पर्सन
फॉर रिवॉर्ड एंड पेनल्टी। क्योंकि ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि इस तरह के डिपार्टमेंट्स मुख्य रूप से कलेक्टिव फॉर्म में काम करते हैं। आओ भाई सब लोग मिलकर के सेल करें। सेल घट रही है या घट रही है ये पता चलेगा। हर व्यक्ति कितनी सेल करके लेके आया ये पता चलेगा, लेकिन जब टोटल लगाया जाएगा, एवरेज हो जाएगा, तो जो कम सेल करके लाया वो कहीं छुप जाएगा। जब तक कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द सेल्स बिल्कुल तय ना कर ले मुझे उस कल्प्रिट को ढूंढना है जिसकी सेल सबसे कम है, ये आदमी छुपा रहेगा। बिल्कुल यही चीज अगर आपको इनाम देना है, रिवार्ड्स देने हैं, वहां पर भी यही चीज आएगी। तो डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट द रेस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर रिवार्ड्स और पेनाल्टी। ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस तरह का डिपार्टमेंटेशन सबको साथ लेकर के चलने पर विश्वास रखता है। आइए बेसिस फॉर डिपार्टमेंटेशन। अब हम बात कर रहे हैं डिविजनल डिपार्टमेंटेशन। Divisional structure, as the name suggests, perceives an enterprise as the integration of independent divisions. Such form of departmentation is adopted in large and complex enterprises which handle diverse products. चलिए पहले इसको समझते हैं, डेफिनेशन को, उसके बाद एनालाइज करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे बलिनो, मारुति की बलिनो कार। ऊपर से ढांचा सेम, लेकिन इट मे बी ऑफ पेट्रोल, इट मे बी ऑफ डीजल, इट मे बी ऑफ सीएनजी, इट मे बी ऑफ एलपीजी। नाम बलिनो, लेकिन 4 तरह के इंजन्स, 4 तरह का इसके अंदर आपको सोर्स दे दिया। कैसे क्या करें? अगर हम पुराने डिपार्टमेंट पर जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स बनाने पड़ेंगे। नंबर ऑफ बलिनो पेट्रोल डिपार्टमेंट, बलिनो ये डिपार्टमेंट, बलिनो एलपीजी डिपार्टमेंट, बलिनो, यानी कि अगर किसी गाड़ी के 15 वेरिएंट निकाल दिए आपने तो 15 तरह के डिपार्टमेंट्स हो गए। ऐसी समस्याओं को पार पाने के लिए हम डिविजनल डिपार्टमेंटेशन कर देते हैं। हम क्या कहेंगे? ये हमारा, गौर से देखिए, सीईओ ने क्या किया? पेट्रोल इंजन कार्स, चाहे बलिनो हो, चाहे वो आपका सियाज हो या एक्स हो या वाई हो, पेट्रोल इंजन इस डिपार्टमेंट में चले गए। नतीजा क्या निकला? उस पूरे डिपार्टमेंट में पेट्रोल टेक्नोलॉजी का बात होगी। डीजल इंजन कार्स, इसमें यहां पर जितनी भी कारें बनेंगी सब डीजल इंजन की बनेंगी। सीएनजी इंजन सीएनजी की बनेंगी। इलेक्ट्रिक कार, यहां पर केवल इलेक्ट्रिक कार बनेंगी। मॉडल कोई भी हो, सबका एक जैसा हो गया। यहां पे गौर से समझने वाली बात क्या निकल रही है, ध्यान से समझिएगा। The divisional structure, as the name suggests, perceives an enterprise as the integration of independent divisions. यहां पर ये इंडिपेंडेंट डिवीजन है। पेट्रोल इंजन कार जो है इंडिपेंडेंट है, यहां पर केवल क्या बननी है? पेट्रोल बननी है, इंडिपेंडेंट है, जिसका डीजल इंजन के साथ कोई लेना देना नहीं है, सीएनजी के साथ कोई लेना देना है। नाम कॉमन है, नाम सेम है, लेकिन फंक्शनलिटी अलग अलग है। यहां पर पेट्रोल इंजन की बात करें, इलेक्ट्रिक कार की बात करें, और इसका मैं एग्जांपल दूं, अगर रेलवेज, आपने देखा होगा डिब्बे के ऊपर लिखा हुआ होता है एनई, एसई, सेंट्रल रेलवे। क्या है? रेलवे पूरा अपने आप में। उसने क्या किया? फंक्शनल डिपार्टमेंट्स बना दिए। नॉर्दर्न रेलवे, उत्तरी रेलवे, सेंट्रल रेलवे, मध्य रेलवे, सदर्न रेलवे, एसआर, सदर्न रेलवे, कोंकण रेलवे, केआर। अब हर डिवीजन अपने अपने अलग अलग काम कर रहा है। ये डिवीजन अपने अंदर में काम करते हुए दूसरे डिवीजन के साथ में कोऑर्डिनेशन कर सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं, कोई ट्रेन अगर चेन्नई से चली है, सदर्न रेलवे से पहुंच रही है दिल्ली, सेंट्रल रेलवे,
बीच में 3 और आपके सेक्शंस आएंगे, सबको पास करती हुई जाएगी, पास करती हुई आएगी, एक कोऑर्डिनेशन चलेगा, इनका आपस में सबका लिंक चलता रहेगा, क्योंकि जो कॉमन स्ट्रक्चर है वो ऊपर नॉर्दर्न रेलवेज का है, कॉमन चलता रहेगा। मींस फंक्शनैलिटी सबकी अलग अलग होते हुए भी जुड़े रहेंगे। तो सच फॉर्म ऑफ डिपार्टमेंटेशन इज एडॉप्टेड इन लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स एंटरप्राइजेस विच हैंडल डाइवर्स प्रोडक्ट्स, अलग अलग प्रकार के दर्जनों प्रोडक्ट्स को हैंडल करते हैं। We must remember that in such a structure, the organization is divided into separate business units. हर यूनिट अपने आप में एक इंडिपेंडेंट यूनिट है। All divisions which are a bit independent and multifunctional in their operations. Each unit has a divisional manager at the apex who looks after all the operations within a division. मतलब इसी चीज को मैं वापस आपको फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले में हमने क्या किया था, एक्टिविटीज के आधार पर बांट दिया था। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हम बिजनेस यूनिट्स बना दिए हमने। पेट्रोल इंजन, जैसे अगर मैं वापस इस पर ही आता हूं, पेट्रोल इंजन मॉडल कोई सा भी हो, चाहे वो सियाज हो, चाहे वो आपका बलिनो हो, चाहे वो आपका क्या नाम स्विफ्ट हो, अगर पेट्रोल इंजन के मार्फत से बिक रही है तो वो ये बेच रहा है। डीजल इंजन की गाड़ियां ये बेच रहा है, सीएनजी की गाड़ियां ये लेके आ रहा है, इलेक्ट्रिक कार ये डिपार्टमेंट लेके आ रहा है। इनका हर एक का अपना एक हेड है, अपना डिपार्टमेंटेशन है, अपनी एक्सपर्टाइज है। तो फंक्शनल डिपार्टमेंट, इसका बड़ा फायदा भी है, हेल्प इन डेवलपिंग वेरियस स्किल सेट्स फॉर इजी वर्क कंप्लीशन। काम का आसान बंटवारा हो जाता है। वेरियस स्किल सेट्स फॉर इजी वर्क, हर एक व्यक्ति, भाई हमारी एक्सपर्टाइज पेट्रोल की है, पेट्रोल इंजन हम आंख बंद करके बना देते हैं, बात खत्म होती है। हमें बाकी की बात मत करो, कोई नई चीज ला रहे हो नया डिपार्टमेंट की बात करो, हमसे बात मत करो। तो वेरियस स्किल सेट्स आप उसमें डेवलप कर सकते हैं। एज ए कंपनी हेड उसने कहा कि भाई डीजल की बात करनी है एक्स को बुलाओ, पेट्रोल की बात करनी है वाई को बुलाओ, अगर सीएनजी की बात करनी है जेड साहब को बुलाओ। किससे पिन पॉइंट बात करनी है ये आपको पता होता है। बेटर एंड इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस यूनिट्स, क्योंकि सब कॉमन ब्रांड फैक्टर पर काम कर रहे होते हैं, इसलिए इनके बीच में कोऑर्डिनेशन भी आ जाता है। और सबसे बड़ी मजेदार बात क्या होती है, क्योंकि सबका वे ऑफ फंक्शनिंग, काम करने का तरीका, टेक्नोलॉजी सब कुछ अलग अलग होता है, इसलिए इनके बीच में एक हार्मनी भी बनी रहती है। क्योंकि कोई किसी का कुछ बिगाड़ तो रहा नहीं, किसी के साथ में कोई कंपटीशन तो नहीं है, अनलेस अंटिल कोई कॉमन फैक्टर ना आ जाए। जैसे मैंने गाड़ियों का एग्जांपल दिया, तो गाड़ी की चेसिस सबकी सेम है, ढांचा सबका सेम है, ढांचा जो यूनिट बना रही होगी ये तीनों चारों उसके पास जाएंगे, भाई तुमने 10,000 चेसिस बनाई है, मुझे 8,000 दे दे, दूसरे को कम कर दे, वो चीज होगी। लेकिन आपस में इनका इसके अलावा कोई और कंपटीशन नहीं होगा, यानी कि जब तक कॉमन रिसोर्स की बात आएगी तो ये झगड़ा होगा, अदरवाइज इनके बीच में कोऑर्डिनेशन चलता रहेगा। एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू फेस अपकमिंग चैलेंजेस, जो भविष्य में चैलेंजेस आ सकते हैं उनको फेस करने में इनको आसानी होती है। ईच डिपार्टमेंट वर्क्स एज ए सेपरेट एंटिटी, अलग यूनिट की तरह से काम करता है। डीमेरिट्स क्या है, एज ऑल डिपार्टमेंट्स ट्राई टू वर्क इंडिपेंडेंटली इट इंक्रीजेस द कॉस्ट, लागत बढ़ जाती है, ये सबसे बड़ी समस्या है। कैसे लागत बढ़ जाती है, जैसे मैंने अभी बात किया कि भाई चारों के लिए जरूरत, कॉमन फैक्टर क्या है हमारा, कॉमन फैक्टर है चेसिस। हर एक डिपार्टमेंट क्या कहेगा, भाई मेरे पास अगले 15 दिन के उत्पादन के इक्वल माल चेसिस मेरे पास रिजर्व में होनी चाहिए। मान लीजिए कलेक्टिवली चाहिए सबको 12,000, प्रोडक्शन है 11,000, तो चूंकि रिसोर्सेज थोड़ा लिमिटेड हो गए, हर कोई खींचने की कोशिश करता रहेगा कि भाई मुझे देते, मेरा काम नहीं रुकना चाहिए, दूसरे का रुके तो रुके।
तो जहां ऐसी बात आती है तो चूंकि माल का स्टोरेज बढ़ जाती है, टेक्नोलॉजी की जरूरत आपकी बढ़ जाती है, तो आपकी जो लागतें हैं वो बढ़ जाती है। चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क एंड रिसोर्स है, वही काम सब जगह कई बार डुप्लीकेट हो रहा होता है। इंजन अलग अलग हैं लेकिन सीटें सबकी एक जैसी है, वायरिंग सबकी एक जैसी है, हर कोई अपने काम में ही कर रहा होता है, तो डुप्लीकेशन बढ़ जाता है कि वही काम वो भी कर रहा है, वही काम आप भी कर रहा है, वही काम तीसरा भी कर रहा है, लेकिन सब अलग अलग डिपार्टमेंट्स पे काम कर रहे हैं। नतीजा हम एक ही काम के कई बार 2 गुने पैसे दे रहे होते हैं। एंड अनड्यू कंपटीशन अमंग डिपार्टमेंट्स, डीजल की कार नहीं बेचने देंगे, पेट्रोल की कार हम इतनी बढ़िया बना देंगे डीजल की ना बिके, अंदर ही खाने कंपटीशन हो गया, आपस में एक दूसरे को काट के लग जाते हैं। एंड डिपार्टमेंट्स फाइट फॉर टॉप मैनेजमेंट अटेंशन, हर डिपार्टमेंट टॉप मैनेजमेंट की तवज्जो चाहने की कोशिश करने लगता है। और क्या क्या जैसे क्या, जब एनुअल मीटिंग होगी तो क्या कहेंगे, वी आर प्राउडली अनाउंस दैट दिस ईयर आवर पेट्रोल कार सेगमेंट अचीव्ड ए टारगेट ऑफ 200%। और डीजल वाला बेचारा, हाँ जी हमने तो केवल 180% ही लिया। आपस में नेक्स्ट ईयर डीजल वाला कटथॉट आ जाएगा, कहले कुछ भी हो जाए मुझे बाजार में चाहे डिस्काउंट पे बेचनी पड़े मैं बेचूंगा। ले नतीजा क्या है, कहीं ना कहीं जो टॉप बॉस है उसको इस चीज को सफर करना पड़ जाता है। हमारे कुल 5 हमको स्टडी करने थे। फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन हमने स्टडी किया, हमने डिविजनल स्ट्रक्चर को स्टडी किया। कल जब हमारी मुलाकात होगी तो हम मैट्रिक्स, प्रोजेक्ट और नेटवर्क स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे।